आज जैसे मैंने कहा आज का टॉपिक है शिकायत प्रतिभूति बाजार में शिकायत निवारण व्यवस्था। इस बारे में चर्चा करेंगे। तो द फर्स्ट स्लाइड हियर इज हमारे कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर जो है वो सेबी है। और सेबी वाज सेट अप इन 1992 अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है मार्केट इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करते हैं। और मार्केट इंटरमीडियरीज कौन है? मार्केट इंटरमीडियरीज आर स्टॉक्स एंड कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंजेस, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एनएसई, बीएसई, एमएसई, एमसीएक्स एक्सेट्रा। डिपॉजिटरीज हैं एनएसडीएल, सीडीएसएल, और अदर इंटरमीडियरीज हैं जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, RTAs, that is registrar and transfer agents, mutual funds, investment advisors, etc. आपको ये पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए 3 अकाउंट लगते हैं: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। एंड ये सब तीनों अकाउंट्स अब एक एंटिटी एक ही साथ प्रोवाइड करते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट जो है मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आप अगर शेयर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट पे कर रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट लगता है, लेकिन आप अगर आईपीओ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं होती। Now about NSDL की स्थापना नवंबर 1996 में हुई। Just on the 8th of November this month, we completed 25 years of our being in the capital market. हम consider करते हैं that we are the largest depository in the world. Just wanted to check if my voice is echoing, sir. It's absolutely fine, no problem. No Thank problem. you, sir. Yeah. जैसे मैंने कहा कि हम कंसिडर करते हैं हम एनएसडीएल को टू बी द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन द वर्ल्ड। व्हाई? इसके दो रीजंस हैं, और बहुत सारे भी रीजंस हैं, लेकिन दो इम्पोर्टेंट रीजंस के बारे में आपको बताऊंगी। और जो हम अकाउंट ओपन करते हैं अपने एजेंट्स के साथ ओपन करते हैं, जिन्हें हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो है करंटली इज 277 के ऊपर ही है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे पूरे देश में, पैन इंडिया। एवरी स्मॉल रिमोट प्लेस आल्सो हैज अ सर्विस सेंटर, मे बी अ ब्रांच, जहां से आपको डीमैट सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी ये जो फिगर है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी। ये इस बेसिस पे है। ये जो कस्टडी वैल्यू है, कस्टडी वैल्यू क्या है? बेसिकली जो भी इन्वेस्टर की संपत्ति एनएसडीएल में सेफ कस्टडी में रखी है, उसे हम बोलते हैं कस्टडी वैल्यू, जो वैल्यू है इन सब सिक्योरिटीज की। तो वो वैल्यू है 294.82 लाख करोड़ एज ऑन 31st ऑफ अक्टूबर 2020। अभी ये फिगर जो है हम कंपेयर करेंगे अपने बैंक डिपॉजिट से और हमारे जीडीपी से। अ, ये स्लाइड में हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड, ये स्लाइड में हम देख रहे हैं द कंपैरिजन ऑफ एनएसडीएल कस्टडी वैल्यू टू द बैंक डिपॉजिट्स। अगर देखते हैं लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, द वैल्यू ऑफ बैंक डिपॉजिट्स था 153 लाख करोड़, whereas the custody value on that day was 244 lakh crores. So it is humongous, huge value that NSDL holds, and that is because of the trust of the investors, जो उन्होंने हम पे भरोसा करके अपने अकाउंट ओपन किए और अपनी पूंजी एनएसटीएल के साथ रखी है। तो सेकंड लेटर जो हमारे लोगों में है वो है इस ट्रस्ट। रीच के बारे में तो आपको बोला है, एंड टेक्नोलॉजी विच वी हैव। ओके, नाउ द कंपैरिजन विद द जीडीपी। जैसे मैंने कहा कि जीडीपी एज ऑन 31st of March was 197 lakh crores, whereas the custody value stood at 244 lakh crores on that same day. ये डायग्राम जो है बेसिकली ऑपरेशंस सिखाते हैं हमें, हाउ एनएसडीएल फंक्शंस। ऑल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रूटेड इन द एनएसडीएल सेंट्रल सिस्टम में रूट होते हैं, उसी के बाद फिर इफेक्ट होता है इन्वेस्टर अकाउंट में। मैं आपको ये बेस दे रही हूँ ताकि आज के प्रोग्राम के
टॉपिक पर हम पहुंचे, सो यू हैव अ लिटिल बैकग्राउंड बिफोर यू रीच देयर। सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो है अकाउंट ओपनिंग, डीमैट रीमैट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, अकाउंट फ्रीज, प्लेज, मार्जिन प्लेज, ये सब टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन होता ही है। तो आपको अगर रजिस्टर करना है आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे साइट पे। नौ कुछ ई सर्विसेज प्रोवाइड किए थे, ये अभी नहीं, बहुत सालों से पहले हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड किए थे, लेकिन उसकी वैल्यू जो है ई सर्विसेज की केम अप ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यू नो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि एक स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, ओके, जो गिव्स अ व्यू ऑफ ऑल दी securities that you are holding in your demat account, be it government securities, be it equity, be it mutual fund, be it life insurance, and so on and so forth, इसका आपको वैल्यूएशन के साथ दिखता है। तो ड्यूरिंग व्हाट हैपेंड इज people who have registered for cash get it uh, एट देयर रेजिडेंस, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, ही नहीं था फिजिकल कैश भेजने के लिए। तो जिन किसी ने अपनी ईमेल अपडेट करके रखी थी अपने डीपी के पास उनको कैश जा रहा था। तो कैश मिलने से हमें समझ में आता है कि हमारे अकाउंट में क्या है और उसका वैल्यू कितना है ना। फर्स्ट ई सर्विस जो है इज आइडियाज, जैसे कि मैंने कहा, इट इज टू व्यू ट्रांजैक्शन एंड होल्डिंग्स इन योर अकाउंट। यू कैन सब्सक्राइब for consolidated account statement. You can update your email ID for consolidated account statement. So if you don't and are not getting a consolidated account statement, you can log on to Ideas and avail of it. And you can also go to our website. Second is a mobile app. Mobile app जो है is provides also again view and holdings of your valuation. It gives you an opportunity to participate in e-voting. You can submit your delivery instructions online and you can register for ideas as well. Now e-voting facility जो थी पहले पेपर फॉर्म में थी, बैलेट आता था, पेपर बैलेट, और हमको साइन करके वापस कंपनी को भेजना होता था। लेकिन नाउ इट हैज बिकम सो सिंपल हुआ है कि आप घर बैठे बैठे आप वोट कर सकते हैं फॉर द रेजोल्यूशंस दैट आर बीइंग पास्ड बाय द कंपनीज एट देयर एजीएम। And the last facility is this also is an it is very useful and it is very easy to avail this facility. So it is called speedy. Basically आपने अगर कुछ सेल किया हो तो आपको एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देना होता है अपने डीपी को। तो rather than going to DP office, you can sit at home, log into the Speedy portal and do this. So basically Speedy क्या है? Speedy is internet facility to enable users to submit delivery instructions online, including that for margin pledge. Now some tips जैसे मैं कहूंगी, to be a prudent investor, keep record of your documents जो हैं account statement, contract notes, सब आपने पढ़ने चाहिए और रखने चाहिए। अपने ऑनलाइन पासवर्ड फ्रीक्वेंटली आपने चेंज करने चाहिए और जो पासवर्ड है किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इट इज सो सिंपल टू से दिस, बट यू नो देर आर आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु से मैम करना चाहिए क्या? आई सेड सर मैडम करना ही चाहिए, आपने ऑनलाइन पासवर्ड फ्रीक्वेंटली चेंज करने चाहिए और अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। Read SMS, email, statement, letters, bills which you receive from your bank, brokers, DPs, NSDL, SEBI, whomever. Now, accept डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है वो लूज लीफलेट जैसे नहीं लेना चाहिए डीपी से। जैसे बैंक में यू गेट अ कस्टमाइज्ड बैंक चेकबुक with your name, your account number printed on it. Similarly, ये delivery instruction slip book भी आपने बुकलेट फॉर्म में लेना चाहिए डीपी से। एंड उसे एक सेफ कस्टडी में तो रखना ही है क्योंकि वो चेकबुक जैसा है। अगर आप ब्लैंक चेक साइन करके इधर उधर रखेंगे तो कोई भी मिसयूज कर सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन कीपिंग योर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप बुक इन सेफ। यू हैव टू, ये डीपी के लिए डीपी के पास आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ऑलवेज अपडेटेड इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट डीपी को नहीं आपको मिलता है। क्योंकि अगर आप अपने ईमेल आईडी अपडेट करते हैं तो यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनएसडीएल। इफ यू हैव अपडेटेड योर मोबाइल नंबर, यू गेट whenever you sold something in your account, you get a transaction of it, you get it from your broker, get it from the exchange, so you can track what you're doing. And always mention your mobile number and email ID in the account opening form.
हमारे वेरियस पब्लिकेशन, चौथा वाला पॉइंट है पब्लिकेशंस है। ऐसे नहीं कहूंगी कि मैं एनएसडीएल से हूँ इसीलिए आपको ये बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे पब्लिकेशंस हैं, लेकिन है पब्लिकेशंस विच आर मेंट फॉर इन्वेस्टर्स इन लेमैन लैंग्वेज, इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस में भी है। तो हमारे वेबसाइट पे है अंडर दी एजुकेशन टैब। आज आपने रजिस्टर किया है हमारे फ्रंट पेज पे इन्वेस्टर एडुकेटिव प्रोग्राम्स में जाके। तो सिमिलरली मैंने कहा कि बहुत सारे अदर टॉपिक्स पे भी हम प्रोग्राम रखते हैं, तो आप शेड्यूल देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। Never deal with unregistered and unauthorized market intermediaries. Always deal with the one who is registered with SEBI. Because in case of any issue or in case of any grievance or in case of any problem, always SEBI would intervene, because SEBI was formed for the protection of the investors, which were their key aim, and to regulate the market and to regulate the intermediaries. So it is always the best to register yourself with intermediaries who are registered with SEBI. You get, do not act on unsolicited emails or SMSs, and never borrow and never invest with borrowed funds. Like example दूंगी, कल ही एक कॉलेज में गई थी एक प्रोग्राम में, फिजिकल प्रोग्राम। तो बच्चियां बोलती थी, मैम मैम मुझे तो इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, मुझे तो पैसे बनाने हैं। तो मैं बोली आप अभी छोटे हो, अभी यू इट इज अ राइट टाइम फॉर यू, यू हैव टू एक्चुअली थिंक, रीड, learn, then invest, and don't put too much of money. Whatever pocket money what you get, you can invest that in buying mutual funds rather than borrowing money from someone. When you have your own money, when you have your own salary, you can do the investment, because that would be your money that you're putting into the stock market. So never invest with borrowed money and avoid unnecessary loans and credits. ये एक अच्छा न्यूज़लेटर है जो हम पब्लिश करते हैं, और ये अवेलेबल है हमारे एजुकेशन टैब पे, वेबसाइट पे, अंडर द नेम फाइनेंशियल कलाइडोस्कोप। वेरियस टॉपिक्स पे हम अपने न्यूज़लेटर्स पब्लिश करते हैं। So you can go to our website and have a look at it. I think I have come to the end of my presentation, and I would now request Mr. Manish, but before I ask him to start, I will give a brief background on him. Mr. Manish has an experience of more than 12 years in the securities market, uh, working with SEBI. Currently, he is a part of the investor grievances. His team looks after the investor grievances against listed companies, registered intermediaries, and MIS. He is managing and supervising the SEBI complaint redressal system or scores and the policy surrounding it. He has prior experience in international affairs and investment management department of SEBI. So today we have got actually a right person to talk to us on investor grievance, investor redressal, because scores का जो platform है is really very good. I mean, I tell in all the program that in case you have a program, please always register on schools, because there is a tracking mechanism also of this system. So welcome, sir, to this program, and I hand over the mic to you. धन्यवाद कैंडलिना। मैं अपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा सारे के सारे प्रतिभागियों को आज। सो ये वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक आईएसको की एक पहल है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक कैंपेन है, एक अभियान है जो कि हर साल मनाया जाता है। ये सारे जितने भी विश्व के प्रतिभूति बाजारों के जो रेगुलेटर्स हैं, ये सब एक साथ ये वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक सेलिब्रेट करते हैं। इसका मूल उद्देश्य है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक का
कि सारे जितने भी निवेशक हैं, जितने भी सिक्योरिटीज मार्केट में प्रतिभागी हैं, इन सब को अपने उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया जाए, और जो भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन का जो महत्व है वो समझाया जाए। इस साल वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 22 नवंबर से 28 नवंबर मनाया जा रहा है। सभी वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक का राष्ट्रीय समन्वयक है भारत में, और मैं सभी की तरफ से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज के प्रेजेंटेशन में, और आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप हमारे इस वेबसाइट पे जाइए, जो कि शेयर किया हुआ है आपके स्क्रीन पे। इस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जो अनेक तरह के प्रतियोगिताएं हैं और कॉम्पिटिशन्स हैं, वहाँ पे जाकर इनमें भाग लीजिए। वहाँ पे रीडिंग मटेरियल भी हैं बहुत सारे, और अवेयरनेस प्रोग्राम के सारे लिस्ट हैं। सब जगह जाकर आप वहाँ पे देखिए और भाग लीजिए। मैं आप सभी को आमंत्रण देता हूँ और सबको प्रोत्साहित भी करता हूँ कि आइए और इस वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक को सक्सेसफुल बनाइए हमारे साथ। अब मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा आज का। हेलो। तो आज का प्रेजेंटेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का प्रेजेंटेशन जिस विषय पे मुझे बोलना है वो है सेबी का जो इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, जो कि स्कोर्स है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इसमें जो भी बातें बताई गई हैं ये खाली एजुकेशनल और जागरूकता के उद्देश्य से है, एंड इसको कोई भी तरह से लीगल एक्टिविटी के लिए नहीं यूटिलाइज करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर है। सो सो आज सबसे पहले मैं स्कोर्स के बारे में बताऊंगा। बाकी जो इन्वेस्टर ग्रीवेंस एड्रेसेस है और एनएससी, बीएससी, एनएसडी, सीडीएस है, उसके बारे में अलग से बताई जाएगी। तो स्कोर्स, जो हमारा वेबसाइट है वो है scores.gov.in। यह एक प्लेटफॉर्म है जहां आकर अपने जो भी आपकी शिकायतें हैं उसको लॉन्च कर सकते हैं। किन किन के अगेंस्ट आप शिकायतें लॉन्च कर सकते हैं? जो भी लिस्टेड कंपनीज है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जो कि रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि Carolina, can you please confirm whether the presentation is visible or not? Yes, sir, it is visible. Yes, it's visible. It's visible. All right, thank you. Yeah. So आप किन किन के अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं? जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं हमारे शेयर बाजार मार्केट में, उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। जितनी भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि कोई स्टॉक ब्रोकर हुआ, कोई पार्टिसिपेंट हुआ, कोई मैनेजर हुआ, किसी के भी अगेंस्ट आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। या कोई एमआईआई हुआ, एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल, एमएसडीएल, यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। क्या क्या फायदे हैं स्कोर्स पे कंप्लेन करने के? आप कोई भी अपना जो भी शिकायतें लॉन्च करते हैं स्कोर्स पे, आप उसके जाकर स्टेटस ऑनलाइन कभी भी चेक कर सकते हैं। आपको आपके शिकायत के लिए जो भी आपको मदद चाहिए, आप टोल फ्री हेल्पलाइन में भी जाकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिमाइंडर भी देना है अपने कंप्लेंट पे, आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप आपके शिकायत के हल से खुश नहीं है तो आप अपने कंप्लेंट को रिव्यू भी कर सकते हैं, जो कि 15 दिनों में आप कर सकते हैं। अगर हम आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगते हैं या कोई आपसे डिटेल मांगते हैं ऑनलाइन, तो आप वह डिटेल ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। हर शिकायत जो आप सबमिट करते हैं स्कोर्स पे, उसके लिए आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिसे आप आगे कभी भी यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए। हमें चाहे जो भी कंप्लेंट मिले, चाहे हमें स्कोर्स में ऑनलाइन मिले या हमें आप कोई चिट्ठी लिखें, अपने शिकायत चिट्ठी के द्वारा भेजिए,
वह भी हम प्रोसेस करके ऑनलाइन से में ही डालते हैं, एंड उसका नंबर है और जो भी डिटेल्स है हम आपको भेजते हैं मोबाइल पे और ईमेल एड्रेस पे, ताकि आप उसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकें। आप किस किस बारे में कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, किस किस के खिलाफ आप कंप्लेंट शिकायत लॉन्च कर सकते हैं, वो तो मैंने बता दिया। पर जो भी मैटर सिक्योरिटी सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और SCRA एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम बनाते हैं उसके पर्टेनिंग कुछ भी आपका शिकायत हो आप लॉन्च कर सकते हैं। अ, कुछ चीजें हैं जो हम सेबी शिकायत कंसिडर नहीं करते, एंड इस बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि निवेशकों को लगता है कि ये तो सेबी कई बार लगता है कि ये तो सेबी ही देखेगा, क्योंकि सेबी इसको देखता है। तो कई बार हमें कंप्लेंट नॉट पॉइंट टू इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, कई बार हमें कंप्लेंट मिलते हैं कंपनी, उदाहरण के स्वरूप ICICI बैंक के खिलाफ, जहाँ पे जो एक्चुअल में शिकायत होती है वो बैंकिंग एक्टिविटी को रिलेटेड होती है। तो अगर आप उस बारे में, और निवेशक लिस्टेड कंपनी है, हम सेबी को कंप्लेन कर देते हैं, वो देखेंगे। ऐसा नहीं होता। हम खाली अपने डोमेन, हमारे अंदर जो जो गतिविधियां आती है हम उसी के बारे में कंप्लेंट देखते हैं। अगर कोई बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है या इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उसके जो रेगुलेटर्स हैं वो देखते हैं। तो अगर सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड आपका कोई इशू है वो, बट बट अगर और कोई आपकी शिकायत है, कोई बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटी, इंश्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटी, वो हम नहीं देखेंगे। अनोनिमस कंप्लेंट, कई बार हमें कंप्लेंट्स मिलते हैं जिसमें कंप्लेंट करने वाले का कोई डिटेल्स नहीं रहते, ना नाम रहता है, ना पता रहता है, ना मोबाइल नंबर रहता है। तो हम ऐसी कंप्लेंट्स को टेकअप कैसे करें, किसके साथ करें? हम अगर किसी इंटरमीडिएट को भी भेजें तो वो वो भी हमसे पूछते हैं कि किसका कंप्लेंट है, और मतलब क्या उसका मोबाइल नंबर, कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बताइए, ताकि हम उनसे कॉन्टैक्ट करके उसका निवारण कर सकें। परंतु अगर आप अपना डिटेल्स नहीं देंगे तो हम उसको कोर्ट में भी लॉन्च नहीं करेंगे। इन कंप्लेंट, कई बार निवेशक अपनी जो अ, जो शिकायत के जो डिटेल्स हैं वो हमें नहीं देते, या कई बार ऐसा लिखते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता सेबी में, पूरे सेबी में, कि कंप्लेंट किस बारे में है। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जब भी कोई कंप्लेंट सबमिट करें, हमेशा क्लियर कट लिखें कि मूल जो आपके शिकायत का कारण है वो क्या है, क्या मूल शिकायत है, ताकि हम समझ सकें और अप्रोप्रिएटली डील कर सकें। कई बार आप कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं सबमिट करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस कंप्लेंट को डील करना। तो आपसे मैं वापस से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज कभी भी कोई भी शिकायत डालें तो क्लियर कट, तो एकदम साफ तरीके से लिखें कि आपकी क्या शिकायत है। अगर उसके रिलेटेड कोई भी आपके पास दस्तावेज है या कोई डॉक्यूमेंट है जो आप अपलोड कर सकते हैं, प्लीज करिए। कई बार हमें कंप्लेंट्स आते हैं कि हम शेयर के ट्रेडिंग प्राइस से खुश नहीं हैं। हमारी बात मानिए, हम कभी भी, मतलब शेयर प्राइस में हमारा कोई दखल नहीं होता है, ये सब मार्केट ड्रिवन फोर्सेस होते हैं। और अगर आप ऐसा कोई कंप्लेंट भी करते हैं तो हम उसको कुछ देखते नहीं है, अनटिल अनलेस अगर आप प्राइस मार्केट मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं तो अलग बात है। बट अगर आपके मनचाहा प्राइस नहीं मिल रहा है आपको शेयर का, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नॉन लिस्टिंग ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट ऑफर, कई बार हमें शिकायतें होती हैं कि मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट की, प्राइवेट कंपनी में, जिसके प्रमोटर ने मुझे कहा था कि 2 महीने में ये शेयर लिस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने खरीद लिया। अब मैं सेबी को फोर्स कर रहूंगा कि आप उस कंपनी को लिस्ट कराएं। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते लिस्ट कराने पे। वो कंपनी और उनके मैनेजर, उनके जो शेयर होल्डर है, उनके जो प्रमोटर है, उनकी पूरी पूरी की पूरी उनके एक प्रोसेस होती है, उनको फॉलो करके लिस्ट करना पड़ता है। हम ना किसी को बोलते हैं कि लिस्ट करो डायरेक्टली, और ना हम किसी को मतलब हमारा इसमें न्यूट्रल नहीं है। हमारा जो काम है, हमारा काम है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ जिस जो कर सके। डिस्प्यूट्स, कई बार हमें ऐसी शिकायतें आती हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड कुछ नहीं होता,
ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी जो है वो हमारे अंडर हो। तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एनएससी फॉर एग्जांपल, एनएसडीएल समझ लीजिए। एनएसडीएल ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये सर्विस देने पर मैं आपको इतना रुपया पेमेंट करूंगा। अब वो वेंडर बोलता है कि एनएसडीएल ने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो आप देखिए। तो इस ये मामले में सेबी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कंप्लीटली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है और सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड है ही नहीं। तो अगर किसी का पेमेंट नहीं मिला किसी को एंटिटी से, और हो सकता है वो रेगुलेटेड एंटिटी भी, रेगुलेटेड एंटिटी हो, आउट ऑफ प्राइवेट एग्रीमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड नहीं है, अगर प्रतिभूति बाजार रिलेटेड नहीं है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मैटर्स इन्वॉल्विंग फेक एंड फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, कई बार हमें स्पेशली शेयर ट्रांसफर रिलेटेड ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं जहाँ पे निवेशक ये बोलते हैं कि हमारे शेयर्स ट्रांसफर कर लिए गए डिपेंडिंग अपॉन बेस्ड ऑन फेक एंड फोर्ज डॉक्यूमेंट्स। नाउ इस मामले में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेक और कोई दस्तावेज फेक और फोर्ज है कि नहीं, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी सभी को नहीं है। ये पुलिस केस बनता है एंड इसलिए आपको पुलिस में रिपोर्ट निकालना अनिवार्य है। तो ये सब मामला पुलिस पे जाते हैं, क्योंकि वो सही अथॉरिटी है ये सब मामलों को देखने के लिए। कंप्लेंट्स ऑन मैटर्स नॉट इन सेबी परू, इस बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कोई मार्केट रिलेटेड इशू है, अगर कोई बैंकिंग इंश्योरेंस या और कोई गतिविधियों रिलेटेड एक्टिविटीज है, तो हमें प्लीज ना भेजें। कंप्लेन्स अबाउट एनी अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड एक्टिविटी, प्लीज समझिए कि स्कोर्स जो एक प्लेटफॉर्म है, वो लिस्टेड कंपनीज और रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स एंड रिकॉग्नाइज्ड एमआईआईज के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी है, जैसे कि सहारा हुआ, ऐसी हुआ, उसके लिए स्कोर्स इज नॉट द प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड है और अनरजिस्टर्ड या डीपीआई एक्टिविटीज हैं। वो ये सब मामले में एक तरह का एग्जामिनेशन होता है ऑफलाइन, एक तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है ऑफलाइन, और वो सब स्कोर्स पे नहीं किया जा सकता, इसलिए वो हम लेते भी नहीं है। और कल को ऐसे बहुत सारी कंपनियां आ सकती हैं जो हमसे रजिस्टर्ड नहीं है, अनरेगुलेटेड नहीं है, और उनका डेटाबेस स्कोर्स में होना बहुत ही मुश्किल है। तो इस और जब आप सब पहले ये फैसिलिटी थी स्कोर्स में, तब क्या होता था कि निवेशक अक्सर आकर कभी सहारा इंडिया परिवार लिखते थे, कभी सहारा परिवार, सहारा लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे नाम लिखते थे, जबकि कंप्लेंट होता था कोई एक सहारा क्यू शॉप रिलेटेड। सो ये हम फेस कर चुके हैं एंड इसीलिए कंप्लेंट्स इसके लिए इन सभी एक्टिविटीज को लेकर हम स्कोर्स पे नहीं लेते हैं। आपको कोई इस बारे में शिकायत है तो आप निसंदेह हमें फिजिकल कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं, जो कि जिसका एक प्रोसेस है, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी में उसका रिस्पॉन्स आपको जरूर देगा। और सब कंपनीज के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कई कंपनीज डिलिस्ट हो जाती हैं, कई कंपनीज लिक्विडेशन, जो पहले लिस्टेड होती हैं बाद में लिक्विडेट हो जाती हैं या वैनिशिंग हो जाती हैं। यह सब कंपनी जैसे ही इन पे ऐसी कोई कार्यवाही होती है, वो सेबी के बाहर हो जाता है। कोई अनलिस्टेड कंपनी भी हो वो तो सेबी के अंदर आता ही नहीं, बट अगर कोई कंपनी डिलिस्ट हो गई हो तो वो भी सेबी के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि जो डीलिस्टिंग प्रोसेस है वो फॉलो होने के बाद ही कंपनी डीलिस्ट होती है। तो ये सब कंपनीज अगर कभी कोई लिस्टेड भी थी और आज के दिन में अगर वैनिशिंग हो गई है या लिक्विडेट हो गई है या डीलिस्ट हो गई है, तो वो सेबी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। उसके लिए आपको सही जो उनका रेगुलेटर है उनके पास जाने पड़ेंगे। कंपनीज दैट आर सब्सिडीज, अगर कोई मामला कोर्ट के पास पड़ा है, कोर्ट के पास पेंडिंग पड़ा है और उसमें अभी तक डिसीजन नहीं आया है, तो या कोई जजमेंट नहीं आया है, तो उस मामले को भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए। कोई मोरिटोरियम ऑर्डर, वो भी मैंने बताया कि कोई मोरिटोरियम ऑर्डर या बाइंडिंग ऑफ केस भी हो तो वो भी हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, हम उस मामले में आगे नहीं दखल देते हैं। यह हमने एक नियम बनाया था पहले, हमें इनफैक्ट आज भी हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत सारी शिकायतें आती हैं जो कि 1990, 1992, 1994, 95 की आती है, 2000, ये सब की इतनी पुरानी पुरानी कंप्लेंट आती हैं, 20-20 साल, 30-30 साल पुरानी कंप्लेंट्स आती हैं। तो हमारे लिए भी उस समय के जो नियम थे, कानून थे, जो सिस्टम थे, जो लोग थे, वो सब बदल चुके हैं आज के दिन में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एज अ सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, इवन एज एन इन्वेस्टर, एज ए निवेशक, आप भी तभी कंप्लेन करें जैसे ही आपको वो
कंप्लेंट का कारण आपके पास सामने आ जाए, तुरंत के तुरंत कंप्लेंट करें, ज्यादा डिले ना करें। अगर आप ज्यादा डिले करेंगे तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। 2018 से हमने ये नियम लागू किया है कि 3 साल पहले, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ 3 साल बाद तक आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ कंप्लेंट। यानी कि अगर आपका कंप्लेंट लेट्स से 2019 में हुआ तो उसके 1 जनवरी 2019 को हुआ तो आप 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं स्कोर्स पे। अगर अ, अगर आपका आप इस इस 3 साल के अंदर अंदर अगर आप अपना कंप्लेंट अपने शिकायत लॉन्च नहीं करते हैं तो आपके पास क्या निवारण है? या तो आप डायरेक्ट एंटिटी से पास जाइए और अपने निवारण करिए अपने शिकायत का, या कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए। पर सेबी इस मामले में आगे कुछ नहीं कर पाएगा। पर हमें कई सारे केसेस अभी भी मिल रहे हैं, हम उसको अप्रोप्रिएटली डील कर रहे हैं, बट कई मामलों में हमने रिफ्यूज भी कर दिया है क्योंकि हमारे पास जैसा कि हमने कहा हमारे नियम कानून है, लॉ ऑफ लिमिटेशन भी होती है, तो हम 3 साल के अंदर अंदर ही कोई मामला देखेंगे, उसके बियॉन्ड हम कंप्लेंट नहीं देख सकते हैं। पहले स्कोर्स में आप कंप्लेंट बिना रजिस्टर किए लॉन्च कर सकते थे, तो आज के दिन स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना अनिवार्य है। बिना रजिस्टर किए आप कोई भी कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर पाएंगे। रजिस्टर करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, बहुत ही सिंपल है। आपको 5 महत्वपूर्ण मैंडेटरी इंफॉर्मेशन आपको देने पड़ते हैं, जो कि नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, पैन और मोबाइल नंबर है। यह 5 इंफॉर्मेशन अगर आप देंगे तो आप स्कोर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं आप और अपनी शिकायत लॉन्च कर सकते हैं। इसमें आपका फायदा क्या होगा कि आप इतना बेसिक डिटेल देते हैं, तो अगर हम जब कमेंट्स लेते हैं जो कि इंटरमीडिएट या एंटिटी हो, तब वो आपको पहचान सकते हैं, आपकी केस हिस्ट्री ढूंढ सकते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको, आपकी जो भी शिकायत है उसको सही तरीके से उसका उसका उसको सुलझा सकते हैं। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इसलिए जरूरी है ताकि आपके कंप्लेंट रिलेटेड जो भी अपडेट हो, ये जो भी कंप्लेंट नंबर हो या डिस्पोजल का जो भी नोटिफिकेशन हो, आपको समय समय पर मिलता रहे। किस तरह से आप अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप स्कोर वेबसाइट पे जाकर शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो आप स्कोर वेबसाइट पे जाइए, वहां पे रजिस्टर करिए, वो 5 इंफॉर्मेशन सबमिट करिए और आप रजिस्टर हो जाएंगे। अपनी कंप्लेंट दीजिए। सो उसको देने के लिए आपको अपने सही कैटेगरी चूज करना कंप्लेंट बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि एक एंटिटी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन सेबीसी लेके रखती है। फॉर एग्जांपल, ग्रुप एबीसी लिमिटेड एक ब्रोकर से भी हमारे पास रजिस्टर्ड हो सकती है और एक डीपी से भी रजिस्टर्ड हो सकती है और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्टर हो सकती है। तो आपको उनका नाम हर एक कैटेगरी में मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सही कैटेगरी का को सिलेक्ट करें, को अपनाएं और उसी कैटेगरी में अप्रोप्रिएटली कंप्लेंट सबमिट करें। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि समझ लीजिए अगर आपकी जो कंपनी रिलेटेड है तो आप वो करें, अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिलेटेड है तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करें, अगर आपकी लिस्टेड का आपको डिविडेंड ये सब नहीं मिला है तो उसको अप्रोप्रिएट कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो सारे कैटेगरी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं हमारे वेबसाइट पे। आप जाकर उसको थोड़ा सा देखिए, आज उसके बाद सही कैटेगरी चूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि जो कंप्लेंट जब आप सबमिट कर देंगे तो वो सही व्यक्ति के पास जाएगी और वो आपके शिकायत का समाधान सही तरीके से कर पाए। तो आप सही कैटेगरी चुनिए, सही नाम चुनिए जिसके अगेंस्ट आपको लॉन्च करना है, और सही नेचर ऑफ कंप्लेंट, आपकी जो शिकायत का मूल कारण है वो भी हमने कुछ कुछ दिए हुए हैं। हो सकता है ब्रोकर के अगेंस्ट आपको हो सकता है कि आपके अनऑथराइज्ड ट्रेड की कंप्लेंट हो, या आपके डिटेल्स वो अपडेट नहीं कर रहा हो, या आपको उससे पैसे नहीं मिला हो, जो भी है वो बहुत सारे हमने सब कैटेगरीज दी हुई है। तो वो सब कैटेगरीज भी ठीक से चूज करिए ताकि आपकी कंप्लेंट अच्छे से एड्रेस हो सके। आप 1000 शब्दों में अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अभी खाली अंग्रेजी में डाल सकते हैं, परंतु हम बहुत जल्द ही सुविधा डालने वाले हैं जहाँ पे हिंदी में भी
टाइप कर पाएंगे अपने कंप्लेंट्स। अगर आप हिंदी में नहीं टाइप कर पा रहे हैं, तो आप अपने हिंदी में वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड भी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट पे 10 MB तक आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसका बस एक ही कैच है कि आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको एक पीडीएफ बनाकर 10 MB तक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये पहले 2 MB था, अभी कुछ दिन पहले ये 10 MB कर दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम सारे निवेशकों को एनकरेज करते हैं, सबसे उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपनी जो शिकायत है सबसे पहले उस इंटरमीडियरी या उस कंपनी के से डायरेक्टली लीजिए जिनके अगेंस्ट आपकी शिकायत है। अगर आप डायरेक्टली सेबी में आए तो सेबी तो आपको समाधान देगा नहीं डायरेक्ट, सेबी तो करवा कर ही देगा आपको समाधान। अगर आपको एक उदाहरण स्वरूप, अगर आपको पैसे मिलते हैं ब्रोकर से, तो सेबी तो वो पैसे देगा नहीं, वो तो ब्रोकर ही पैसे देगा। तो सबसे पहले हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप उसी ब्रोकर या उसी एंटिटी के पास जाइए और उनसे अपने शिकायत करें और उनसे एक जवाब लें। अगर आप वो नहीं करते हैं तो हमारे पास भी यहाँ पे समाधान है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपने अपनी जो शिकायत है वो उस इंटरमीडियरी या कंपनी से ली है कि नहीं। अगर आप इंडिकेट करते हैं नो, अगर आप इंडिकेट करते हैं यस, तो हम आपसे 2 इंफॉर्मेशन मांगते हैं और आप अपना कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। इस बार जब आप सबमिट कंप्लेंट करते हैं ये वाली, तो वो कंप्लेंट सीधा सेबी डीलिंग ऑफिसर के पास आती है। परंतु अगर आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने अपनी कंप्लेंट ली नहीं कंसर्न इंटरमीडियरी या लिस्टेड कंपनी के साथ, तो आप तो हम आपसे रीजन पूछते हैं आपने क्यों नहीं लिया। फिर आप अपना सबमिट कंप्लेंट करिए। यह जो कंप्लेंट है वो डायरेक्टली उस एंटिटी के पास जाती है और वो एंटिटी को 30 दिनों में आपको जवाब देना होता है। सो बेसिकली ये जो नो डायरेक्ट कंप्लेंट होता है, इसमें सेबी का कोई रोल नहीं होता। हम यहाँ पे सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म दिए हैं, हमने अपना सेबी स्कोर्स प्लेटफॉर्म दिया है आप निवेशकों को, ताकि इस सिस्टम के थ्रू आप अपना कंप्लेंट डायरेक्टली उस एंटिटी के साथ रेज कर सकें। अगर आपको सही जवाब 30 दिनों में जवाब मिल जाता है और आप खुश हैं उस जवाब से, तो उसके आगे उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। परंतु अगर आपको आपका 30 दिन में जवाब नहीं मिलता है या जो जवाब मिला है उससे आप खुश नहीं हैं और आप वो इंडिकेट करते हैं उस कंप्लेंट पे, तो वो कंप्लेंट वापस सेबी के पास आएगी और उसके बाद सेबी फिर उस कंपनी से टेकअप करेगा। अगर सेबी देखता है कि जो उसने जवाब दिया है, जो इंटरमीडियरी या एंटिटी ने जवाब दिया है, अगर वो जवाब सही है, अगर आपकी जो शिकायत है और उसका जो समाधान उन्होंने दिया है, अगर वो सही है और हमें एक्सेप्टेबल है, तो हम उसको आगे उनको वापस नहीं भेजेंगे, वहीं पे कंप्लेंट क्लोज कर देंगे। परंतु अगर कुछ हमें लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ और दिया जा सकता है, तो हम जरूर उनको वापस भेजेंगे ताकि आपको सही समाधान मिले। आप है कि हम यूज करते हैं जब हमें इंटरमीडियरी लिस्टेड कंपनीज या एमआईए से सही समाधान मिल जाता है आपकी शिकायत का, लगता है कि जो उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट जो एटीआर उन्होंने सबमिट किया है वो सही है और आपके कंप्लेंट को, आपकी शिकायत को एड्रेस कर रहा है, तो हम वहीं पर कंप्लेंट बंद कर देते हैं। हमें कोई तरह का कंफर्मेशन नहीं चाहिए, बिकॉज हमें लगता है कि जो लीगल कानून है, जो नियम है, उनके अनुसार उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया है। कई बार हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं उस कंप्लेंट के बारे में और हमें पास्ट में ये देखा गया है कि 20-20 दिन तक, 30-30 दिन तक निवेशक भी उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो अब हमारा कानून बन गया है कि अगर 10 दिन के अंदर अब हमारे इंटरनली ये प्रोसेस हो गया है कि अगर 10 दिन के अंदर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला निवेशकों से, तो हम तभी भी कंप्लेंट बंद कर देंगे। तीसरा जो हमने मामला मैंने पहले भी बताया, अगर कोई कंप्लेंट कोई कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है या कोई इन्फोर्समेंट एक्शन अगर उनके अगेंस्ट ली जा रही है, तब हम उसको पेंडिंग भी रख सकते हैं, उसको बंद भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो भी केस है। इन 3
सिनेरियोज में मोस्टली हम केसेस बंद करते हैं, जब तक ये नहीं होता हम बंद नहीं करते। इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, कई बार ऐसे निवेशक भी हमारे पास कंप्लेंट करते हैं, जिनको एक ही सोल्यूशन चाहिए जो कि उनका सोल्यूशन है। उनके दिमाग में जो वो सोच रहे हैं जो उनका सोल्यूशन है वही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, पर ऐसा नहीं होता। हम जो सोल्यूशन देते हैं या जो हम जो रिजॉल्व करते हैं वो नियम कानून के अधीन होकर करते हैं, और पूरा जहां भी जरूरत होती है पूरी छानबीन करने के बाद देते हैं। परंतु कुछ निवेशक हैं जो बार 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 वही सेम शिकायत में सेबी के पास लॉन्च हाँ करते जी, रहते हैं, हेलो। और वो और वो क्रॉनिक कंप्लेनेंट बन जाते हैं। इस बारे में हमारे एफएक्यूज में भी और जानकारी दी गई है। हाँ अगर जी, आप वो दूसरे से बात कर रहे हैं, साथ में डिस्टर्ब हो रहा हो। बोलो। हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा जो कार्वी में अकाउंट था वहां पे कुछ पूल में शेयर पड़े थे, तो उनको कैसे अपने वापस लेने हैं? सर, जो भी जितने भी सवाल जवाब है, मैं आखिर में आपको जवाब दूंगा। एक बार प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तब मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा इस बारे में। थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। और जितने भी सवाल हैं कृपया उसे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि मैं उनका एक एक करके निवारण कर सकूं। ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कई बार आप लोग से एक ही एक सवाल बार बार, एक ही एक शिकायत बार बार भेजते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसमें कुछ नया क्या करें। हमने जो भी कर सकते थे हम किया और आपको जवाब दिया है, उसके बाद उसमें और क्या नया करें। कोई मतलब अचानक से तो कुछ हो नहीं सकता उस मामले में। तो हम हमारे पास पावर है। माफ करिए, गला थोड़ा खराब है। उस स्थिति में आपकी ईमेल आईडी और आपकी स्कोर आईडी दोनों ब्लॉक हो सकती है। कोई भी कंपनी लिस्टेड है कि नहीं, आप एक्सचेंजेस के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, और हमारे भी वेबसाइट है जहाँ पे आप एंटिटी स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहाँ कंपनी के बारे में जो मिनिमम इंफॉर्मेशन है, जैसे कि नाम, उसका एड्रेस, उसका कोई रजिस्ट्रार अगर है, तो वो सब इंफॉर्मेशन भी आप हमारे वेबसाइट पे, स्कोर वेबसाइट पे पा सकते हैं। हमने मार्च 2020 में अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। जो सुविधाएं आपको स्कोर्स वेबसाइट पे मिलती हैं, वही सेम सुविधाएं आपको मोबाइल ऐप में मिलती हैं। इसका सीधा बेनिफिट ये है कि आप अपने मोबाइल फोन से भी आज के दिन में कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आपको कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए, आप अपने मोबाइल फोन से भी फोटो खींच कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। जो सुविधाएं, जैसा कि मैंने कहा, जो सुविधाएं पोर्टल पे है, इंक्लूडिंग अपना कंप्लेंट ट्रैक करने की सुविधा, रिमाइंडर भेजने की सुविधा, सब यहाँ पर है। यहाँ पर भी है, मोबाइल ऐप में भी है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप एंड्रॉयड या मोबाइल या एप्पल ऐप स्टोर में जाइए, सभी स्कोर्स सर्च करिए, आपको वहाँ हमारा मोबाइल ऐप मिलेगा, उसे डाउनलोड करिए। और जब भी आपको कोई असुविधा हो या आपको कोई शिकायत हो किसी भी इंटरमीडियरी या लिस्टेड कंपनी या एमआईए के अगेंस्ट, आप प्लीज जाके लॉन्च करिएगा कंप्लेंट। दो स्क्रीनशॉट है हमारे ऐप के, कैसे दिखते हैं, और अंदर में वही प्रतिक्रियाएं हैं जो कि आप वेबसाइट पे पाते हैं कोई भी कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। ये हमारे दो टोल फ्री हेल्पलाइन है। अगर आपको कोई सहायता चाहिए कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए, हमारे वेबसाइट पे या ऐप पे आप ये दोनों टोल फ्री हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, सिक्योरिटीज मार्केट कोई बेसिक जानकारी चाहिए, या आपको कंप्लेंट रिलेटेड कोई अपनी जानकारी चाहिए, तो आप बेफिक्र इस इन टोल फ्री हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं। ये इनका ऑपरेशनल आवर्स है सुबह 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक। जिस जिस दिन पब्लिक हॉलीडेज होती है महाराष्ट्र में, वहाँ उस दिन टोल फ्री हेल्पलाइन भी बंद रहते हैं।
ये टोल फ्री हेल्पलाइन अभी 8 लैंग्वेजेस में है आपकी सुविधा के लिए, जो कि इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल में अवेलेबल है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, इनका 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 ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके कोई भी आपको सवाल हो सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड या कंप्लेन रिलेटेड, या कैसे लॉन्च करना है नहीं करना है, आप जाके यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये 2 स्लाइड में मैं कुछ इंफॉर्मेशन है आपके आपके लिए, कि अगर आपको इस कंपनी, ऐसी कंपनी के या ऐसी एक्टिविटी के लिए आपको कोई शिकायत है, तो आप किसको अप्रोच कर सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट रिलेटेड आप रिजर्व बैंक को कर सकते हैं। वैसे कोई वैनिशिंग कंपनी हो, या निधि कंपनी हो, या कंपनी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम आरओसी हो, या कोई कंपनी अंडर लिक्विडेशन हो, तो आप एनसीए को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें कई सारी शिकायतें मिलती हैं आईपीएफ की, जहाँ पे निवेशकों के जो शेयर और डिविडेंड होते हैं, जो कि क्लेम अनक्लेम्ड होते हैं, वो कंपनियां एज पर कंपनीज एक्ट ट्रांसफर कर दी आईपीएफ अथॉरिटी को। अब कृपया समझिए, जो आईपीएफ अथॉरिटी का जो प्रोसेस है, वो कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से अलग है। उसमें सेबी का कोई भी रोल नहीं है। अगर आपके कोई डिविडेंड या कोई शेयर आईपीएफ अथॉरिटी में जा चुके हैं या आईपीएफ में जा चुके हैं, आपको वो क्लेम करना पड़ेगा आईपीएफ से, जिसपे आपको कंपनी की सुविधा लेनी पड़ेगी, की सहायता लेनी पड़ेगी। ये पूरी तरह से आपके कंपनी के और आईपीएफ अथॉरिटी, इसी तरह से हर एक एक्टिविटी का जो जो रेगुलेटर है यहाँ पे स्टेटेड है, आप देख सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सर फॉर इन डेप्थ I just प्रेजेंटेशन जो आपने इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल सेबी के बारे में और स्कोर्स के बारे में जो बताया, इट इज रियली यूजफुल बिकॉज कभी कभी जो हम दूसरे प्रेजेंटेशन लेते हैं उसमें डिटेल में हमें जानकारी नहीं मिलती। सो दिस वाज रियली वंडरफुल ऑफ यू टू एक्सप्लेन टू अस इन डिटेल अबाउट इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर किसी के, आई थिंक क्वेश्चंस तो नहीं है अब तक चैट में, अगर किसी को एक सवाल किसी ने किया था कि यस, कार्वी का पैसा कब तक मिलेगा, मेरे ख्याल से ऐसा किसी ने सवाल किया था। अनम्यूट द अ, माइक, maybe you can unmute the mic and speak. Hello, Yes sir. my name is विजय कुमार कोड़ा। मेरी वाइफ का ना अकाउंट है एसबीआई ये में। आवाज नहीं आ रही बेटा? हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ बोलिए ना। हाँ जी, एसबीआई में कैप पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक आवाज अकाउंट नहीं आ है शेयर मार्केट का। तो हमने एक शेयर सर्टिफिकेट भेजे थे ट्रांसफर करने के लिए 2018 में दिसंबर में भेजे। फिर कोविड आ गया, वो बार बार कह रहे स्टाफ नहीं है, ये नहीं। और एक के फेंटेक के पास उनके पास शेयर है। असल में क्या है, 85 शेयर थे मेरे पास। मेरी ट्रांसफर होती रहती है, तो मुझे ना, मैंने लिख दिया था इसको स्टॉप कर दो। फिर उसको 35 शेयर मेरे मिल गए, मुझे दूसरे लिफाफे में पड़े थे। मैंने 35 शेयर उसको ट्रांसफर करने के लिए भेज दिए। अब वो 35 शेयर तो उनके पास है एसबीआई कैप, उन्होंने लिखा हुआ, मेरे पास स्लिप भी है कि हमने 85 के करवी उसको के फेंटेक को भेजे हैं। और के फेंटेक की एक स्लिप भी है, उसमें लिखा हुआ कि शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास है, आप दोबारा डीआरएफ फार्म नया बन के भेजिए। मैंने डीआरएफ फार्म उसमें चेक नया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा कुछ लगा के और उसको रिवोकिंग लेटर लगा के भेज दिया। अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, ये जो कैप वाले, इन्होंने अभी तक ट्रांसफर ही नहीं किए। बार बार कहते हैं वो तो के फटेंग हो गया, वो लिंक सेल हो गया। हमें इससे क्या लेना जी, हमारे ट्रांसफर तो अभी तक होने चाहिए ना। सीरीज सिमेंट है, और यदि आप उसकी कुछ डिटेल चाहिए तो मैं सारे सबमिट भी कर सकता हूँ। और मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट एसबीआई को दे रखी है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहता जी मेल आ जाएगी, पर मेल हमें भेजते ही नहीं। जबकि हमने मेल लिखी हुई है, मेल का रिप्लाई तो देना चाहिए ना, मेल का रिप्लाई नहीं दे रहे। जी, विजय जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक कोई शिकायत दर्ज की है सेबी के हाँ जी, हाँ जी, प्लेटफॉर्म पे? कि नहीं सभी में। हाँ, आप अपना, मैंने हाँ जी, पहले सेबी में। एक बार लिखा था, पर उसमें 10 नंबर आया ही नहीं था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये।
असल में कंप्लेंट नहीं, कैसे सेबी करनी में है, आपको हमने तो उनको चाहिए लिखा था, आपको। एसबीआई कैप को लिखा था और वहां से के फेंटेक को लिखा था। वो कहते थे लिंक सेल हो गया। ठीक है। अब आप, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार आप सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे जाइए हाँ, और अपनी शिकायत वहां दर्ज करिए। और ये कैटेगरी होगी, मैं आपको बोल देता हूँ, रिफंड अलॉटमेंट कैटेगरी में जाइएगा। किसमें? वहां पे अलॉटमेंट में? रिफंड अलॉटमेंट बोल के एक कैटेगरी है लिस्टेड कंपनीज के अंदर। हाँ जी। वहां पे आप इसमें कैटेगरी जो सब कैटेगरी जो होगी हाँ। वो होगी शेयर्स नॉट रिसीव आफ्टर ट्रांसफर करके। आप वहां पे लॉन्च करिए एक मिनट दोबारा रिपीट करा दोगे, रिफंड स्टार्टिंग। रिफंड अलॉटमेंट कैटेगरी में आप जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप स्कोर्स में जाइए, रिफंड अलॉटमेंट कैटेगरी में जाइए, आप अपनी शिकायत दर्ज करिए। हाँ, आपने जो भी कम्युनिकेशन अभी तक एसबीआई और के फिनटेक से किए हैं उसके दस्तावेज अगर आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के लॉन्च कर सकते हैं तो बढ़िया है, ताकि हमें उसका पूरा बैकग्राउंड मिल जाए। ठीक है। हाँ, और उसके बाद हम कंप्लेंट को आगे बढ़ा सकें, जो भी है। ठीक हम है। उनसे आपको भैया जवाब लेके जरूर ये अपने आप ऑनलाइन आपको आएगा। उसका जवाब है। ठीक है सर। एक तो थैंक यू। आवाज कम ठीक है, है आवाज हाँ कैसे जी, हाँ जी, बढ़ेगी? बिल्कुल जी। थैंक यू सर। जी। Sir, there is a आ, question in the एक chat और box. ओके, Yeah, it says, ब्रोकर। if we lost money because of server error of broker, then who will be responsible for that and what can we do? ओके, अब ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं। सर्वर एरर और ब्रोकर, ये तो प्रूव करना भी बहुत मुश्किल है, परंतु अगर ऐसा कुछ होता है तो आप रेज जरूर करिए। कंप्लेंट तो आप दर्ज कर ही सकते हैं, आपको उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप जरूर दर्ज करिए। पर इस रिगार्डिंग टेक्निकल ग्लिचेस रिगार्डिंग हमारे यहाँ पर भी बहुत सारा कार्यवाही हो रही है। क्या हो रही है मैं आपको अभी बता नहीं सकता, परंतु आप अपनी शिकायत दर्ज करिए। जो भी रिस्पांस हमें मिलेगा ब्रोकर से, आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे। अगर उसमें कुछ करना हुआ तो जरूर हम कर सकेंगे, परंतु इसमें कोई गारंटी तो है नहीं। हम गारंटी तो हम कभी दे भी नहीं सकते हैं। तो आप कंप्लेंट लॉन्च करिए, मैं आपको यही प्रोत्साहित करूंगा, आप कंप्लेंट लॉन्च करिए। आपका जो भी एंटिटी का जवाब है वो आपको जरूर मिलेगा। अगर उसमें कुछ करने लायक हमारे पास ना तो हम जरूर करेंगे। सर कोई इसमें, गिवन सोल्यूशन मेरे पास नहीं होगी। सर इसमें एक चीज पूछना है और। हेलो। हेलो। Yes, sir. हाँ, बोलिए. बोलिए। जो मैंने कंप्लेंट करूंगा वो तो मेरे दिसंबर 2018 से है। आपने एक साइड का वर्ड में अभी बोला 3 साल के अंदर अंदर स्टोर में करना चाहिए। 3 साल की मैंने जो कंप्लेंट करी है अभी उसका तो अगर। 2021 ही चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप करिए ये कोई। कर सकते हैं ना कंप्लेंट मैं अभी? 3 साल ऐसा कोई ब्लैंकेट नहीं है, वो होगा अच्छा। फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट। वो आपकी कंप्लेंट पढ़कर ही हमें पता चलेगी 3 साल हुए हैं कि नहीं है। एंड इतना कोई हम हार्ड एंड फास्ट रूल कई बार नहीं करते हैं। जो जेन्युइन केसेस है वो ऑब्वियसली वी टेक इट अप। नहीं, तो एसबीआई से हमें वो 3 साल लेटर मिला नियम तो हुआ है, 30। डेफिनेटली नियम है। नहीं नहीं, एसबीआई से लेटर मिला हुआ 35 शेयर हमारे पास पड़े और हमने आगे भेजे हुए हैं। पूरा उनका लेटर भी है, सब कुछ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हाँ, होती है वो लेकिन दे रखे हैं। ऑनगोइंग मामला हुआ ना, आपका ऑनगोइंग मामला हुआ, हाँ जी। मैटर ऑनगोइंग मामला हुआ, और उसके बाद भी मतलब आपको समाधान नहीं मिला है तो हाँ। वहां पे उनकी गलती है, हम उसको टेकअप करेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक। पर मैं एक बात सारे निवेशकों से दरखास्त करना चाहूंगा कि आपके जो भी शिकायतें हैं आप जल्द से जल्द लॉन्च किया करिए। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई लोग तो 20-20 साल तक बैठ जाते हैं कि ट्रांसफर नहीं हुए या ट्रांसमिशन नहीं हुए बोल के कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं ओवरसीज में रहता हूँ। ऐसा मत करिए। अच्छा, अच्छा। कि आपकी कोई शिकायत का कारण जब भी आपके पास हो, आप तभी लॉन्च करिए। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए भी बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है कि 20 साल और 25 साल पुराने पीछे जाकर क्या दस्तावेज है, क्या लोगों ने उस समय किया था, क्या एक्टिविटी हुई थी, वो सब का पूरा हिस्ट्री बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी। हाँ, क्योंकि नहीं नहीं। टेक्नोलॉजी होती है, लोग चेंज होते हैं, सब लोग चेंज होते हैं। मैं आपको ही नहीं, मैं सबको नहीं, नहीं, बताता हूँ। ठीक है तो। हाँ जी। आई हैव सम शेयर्स इन कावी पुगकॉन, व्हाट शुड आई डू फॉर टेकिंग शेयर्स टू मी। हाँ, ये मामले में मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी ये जो केस है, जिन आपने अगर क्लेम किया है, जो भी आपके एलिजिबल क्लेम है वो आपको हमें जरूर एनएससी या बीएससी देगी। कुछ शेयर जो कि पूल अकाउंट में पड़े हैं और डिस्प्यूटेड, मामला डिस्प्यूटेड है, वो मामला अभी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट के समक्ष है। अभी उसका कोई निवारण, कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है।
जब तक उसका कोई फाइनल जजमेंट नहीं आता हम आगे नहीं बढ़ सकते उस कंप्लेंट्स में। ऐसी एक कंप्लेंट नहीं, हमारे पास हजारों कंप्लेंट आई हैं जहां पे हमने उनको यही बोला है, जब तक मामला साट में है यानी सब जुडिस है मैटर, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस मामलों में। हमारे भी आज लीगल रीजंस के कारण बंधे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके पेशेंस के लिए, आपके धैर्य के लिए, पर इन मामलों में हमारे पास भी कोई चारा नहीं है पर वो हमें एक्सेप्ट कैसे पता लगेगा कि आगे हमारे बढ़ने पास के। वो उधर पड़े हैं कोर्ट में? वो पता नहीं लगता ना नहीं, हमें। वो तो जब जब एनएससी आप क्लेम लॉन्च करेंगे, आप जो कंप्लेंट देंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये मैटर पूल अकाउंट में है, ये शेयर पूल अकाउंट में है और वो अभी सैट के पास है या सब्जुडिस, वो हमेशा बताएगा आपको। बट फिर भी मतलब लोग उनके पैसे अटके, खैर वो तो कंप्लेंट करेंगे। बट आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। Yeah, thank you, sir. थैंक यू सर। We will continue with our presentation, the next presentation, and thank you, sir, very much for being a part of this webinar. And it really helps investors when they have grievances to understand what is the process and flow of the scores mechanism. Thank you, sir, so much. मनीष जी, थैंक यू। योगेश फ्रॉम एनएसडीएल, थैंक यू। आपका थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्लेटफॉर्म आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। इट रियली हेल्प फॉर ऑल द इन्वेस्टर, इट विल बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। So we now continue with our presentation. We have Mr. Yogesh Lad. He's Assistant Vice President with NSDL. He has done his MBA through Jamanalal Institute of Management Studies, Mumbai. He has about 18 years of experience in the capital market, and उनकी expertise है investor services, regulatory compliance, surveillance cell, fraud investigation, and depository operations. I now request Mr. Yogesh to share his presentation and continue with the program. Yeah, thank you, Candelina. Thank you. Thanks a lot. Welcome to all for this Investor Grievance Redressal Program. मनीष सर ने जो अभी आप हमें एक्सप्लेन किया, ये स्कोर्स के प्लेटफॉर्म के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उन सेबी का स्कोर्स प्लेटफॉर्म, it is now, he has also mentioned that it is open for all the investors to directly interact with intermediaries. So without intervention of SEBI, initially if investor has any complaint, they can lodge a complaint through closed platform against the intermediaries. Against the intermediaries, it means depository participants, stock broker, depository, stock exchange, सबके अगेंस्ट में कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। दैट कंप्लेंट विल बी हैंडल बाय डिपॉजिटरी, मतलब हम या स्टॉक एक्सचेंजेस या स्टॉक ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो कंप्लेंट एनालाइज करेंगे और उसका समाधान कारक उत्तर दे देंगे डायरेक्टली निवेशकों को। उसमें सेबी का कोई रोल नहीं होगा। सो ये एक प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर को कंप्लेंट लॉन्च करे। वैसे ही अगर कोई इन्वेस्टर सेबी के पास न जाते हुए डायरेक्टली अगर पहले फर्स्ट स्टेप अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना चाहता है, स्टॉक ब्रोकर के पास जाना चाहता है, वहाँ पे वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। उसका अगर उसको उत्तर नहीं मिला तो वो कंप्लेंट डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज के पास भी लॉन्च कर सकता है। तो अभी जो सर ने जो बताया दैट इज अ सेबी का प्लेटफॉर्म बताया। सिमिलरली डिपॉजिटरीज का भी खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं या फिर उनके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट उनके कंप्लेंट है उसका समाधान कारक उत्तर ले सकते हैं। तो उसके बारे में ये 3-4 स्लाइड है, मैं दिखा दूंगा। कि उसके पहले मैं एक आपको 2-3 डिफरेंसेस जो कैंडिलिना ने भी हाईलाइट्स किए वो बताना चाहता हूँ कि डिपॉजिटरी सिस्टम में, सॉरी, इन कैपिटल मार्केट देयर आर 3 एंटिटीज विच आर 3 एंटिटीज, और यू कैन से तीन चीजें आपको बहुत जरूरी होती है। वो एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है डीमैट अकाउंट और तीसरा है बैंक अकाउंट। सो अगर ये 3 चीज है तो ही आप सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्शन कर पा सकते हो। तो इसके लिए ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एक अलग चीज है, डीमैट अकाउंट एक अलग चीज है और बैंक अकाउंट एक अलग चीज है। आज के डेट में इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं होता कि ये 3 चीज अलग है करके। उनको सिर्फ एक बार डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, शेयर्स बाय करना सेल करना, इतने बेसिक चीजें बता देते हैं ब्रोकर्स लोग या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव, और फिर बाद में वो शेयर बाय करके सेल करके उतना ही उनको लिमिटेड नॉलेज होता है। लेकिन जब कभी प्रॉब्लम हो जाता है वो टाइम पे इन्वेस्टर
ट्राई करते हैं कि मैं कंप्लेंट कहाँ पे लॉन्च करूँ, तभी उनको कुछ पता नहीं होता कि मुझे कंप्लेंट कहाँ पे करना है। सो इसके लिए ये जो सेशन था वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के ड्यूरिंग, ये सेशन कंडक्ट किया, मनीष सर ने एक्सप्लेन किया स्कोर्स के बारे में, और मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको डिपॉजिटरी के बारे में। सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ माय प्रेजेंटेशन। एनएसडीएल में क्या कैसे कंप्लेंट कर सकते हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल एनएसडीएल में आप किसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। तो एनएसडीएल में और सीडीएसएल ये दो डिपॉजिटरीज है, यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट रिलेटेड कंप्लेंट्स कर सकते हो। जो कंप्लेंट्स, जो आपकी जो तकरार है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो हमारे एजेंट है वो सॉल्व नहीं कर पाए, वो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट आप डिपॉजिटरी में कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेंट करने के पहले आपको ये समझना है कि आपकी कंप्लेंट किसके अगेंस्ट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट है, ब्रोकर के अगेंस्ट है, या फिर आपकी कंप्लेंट बैंक अकाउंट या कंपनी के रिलेटेड है। तो ये बहुत समझना जरूरी है, अदरवाइज हमारे आज के जो स्टैटिस्टिक है हम देख रहे हैं लास्ट 10 साल से 15 साल से, एनएसडीएल में जो कंप्लेंट्स आती है वो 90% कंप्लेंट्स एनएसडीएल के रिलेटेड ही नहीं होती। मतलब किसी इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट है अदर देन एनएसडीएल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और वो एनएसडीएल में कंप्लेंट कर रहा है। सेकंड है कि उनको कंप्लेंट, अभी अभी ये प्रोग्राम में किसी ने तो क्वेश्चन पूछा कि मेरे शेयर्स कार्वी के पूल अकाउंट में हैं, कार्वी ने मेरा अभी तक शेयर्स रिटर्न नहीं किया, तो मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो ये लास्ट 2 साल में हमारे पास 70 to 80% कंप्लेंट ये ब्रोकर रिलेटेड आ गए कार्वी के अगेंस्ट में, क्योंकि इन्वेस्टर को पता ही नहीं है ये उनकी कंप्लेंट एक्चुअली ब्रोकर के खिलाफ है या कार्वी एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के खिलाफ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई कंप्लेंट आपके डीमैट अकाउंट रिलेटेड है तो यू कैन गो टू अवर वेबसाइट। फर्स्ट वेबसाइट के पहले हमारे यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है हमने, जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। अगर आप टोल फ्री नंबर से आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है तो आप ईमेल कर सकते हो एनएसडीएल को, relations@nstl.co.in, ये हमारा ईमेल आईडी है। दूसरा एक ईमेल आईडी है हमारा जो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट एनएसडीएल शेयर करता है इन्वेस्टर के साथ में, इन्वेस्टर को सेंड करता है। उसके रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, उसके रिलेटेड कोई क्वेरी है, उसके रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, तो आप nstl-cash-complaint@nstl.co.in पे भेज सकते हो। तीसरा एक ईमेल आईडी है जो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए डिपॉजिट रिलेटेड। एक्चुअली जो डिपॉजिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म के, इन्वेस्टर एजुकेशन आइकॉन के अंदर। लेकिन उसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए जो आपको नहीं मिल रही है वेबसाइट में, तो आप info@nstl.co.in पे भेज सकते हो। और लास्टली, इसके अलावा आपको कोई कंप्लेंट है किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के खिलाफ, तो आप हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन पोर्टल दिया, ऑनलाइन ऑप्शन दिया है, पेज दिया हुआ है हमने, जो मैं आपको अभी शो करता हूँ। वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर करके एक डेस्क आइकॉन है, उसके अंडर पोस्ट योर कंप्लेंट और क्वेरीज टू एनएसडीएल। अगर आपको कोई क्वेरी है, नॉट अ कंप्लेंट, इंक्वायरी है कि मुझे डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट नहीं मिला, या फिर मुझे डीमैट अकाउंट के स्टेटमेंट में ये समझना है, या फिर मुझे अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस समझनी है, या फिर मुझे एनएसडीएल से एसएमएस आया है, उस एसएमएस का पर्पस क्या है ये समझ, अगर कंप्लेंट नहीं है, क्वेरीज है, तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप कंप्लेंट भी हमारे पास लॉन्च कर सकते हो, और वो कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद अगर एनएसडीएल आपके कंप्लेंट का समाधानकारक उत्तर नहीं दे सकता, नहीं दिया सपोज, तो आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट लॉन्च करते हो। सेकेंड स्टेप इज स्कोर, नॉट फर्स्ट स्टेप। और उसके भी पहले फर्स्ट स्टेप आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जहाँ पे आप अकाउंट ओपन करते हो, वहाँ पे आपकी अगर आप कंप्लेंट लॉन्च करते हो तो उसके बारे में आप समाधानकारक उत्तर उनसे ले सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहे तो हम हैं यहाँ पे आपकी कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए। सो हम एक एक स्टेप देखेंगे। ये कंप्लेंट को अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे पोस्ट योर कंप्लेंट में, तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आई हैव अ कंप्लेंट, आई हैव अ क्वेरी। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कंसर्न क्या है, इन नेचर ऑफ कंप्लेंट है या इन नेचर ऑफ क्वेरी है। तो यहाँ पे कोई प्री डिटरमाइन हमने रेड आइकॉन, रेड स्टार दिए हुए, दैट इंफॉर्मेशन इज अ मैंडेटरी, वो इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है।
आपको देनी है, नेम आपका देना है, डीपी आईडी एंड क्लाइंट आईडी। सो डिपॉजिटरी सिस्टम में क्लाइंट आईडी एंड डीपी आईडी से इन्वेस्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब आपका वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, तो वो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद में टाइप एंड सब टाइप ऑफ कंप्लेंट, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दे देता हूँ। तो ये टाइप एंड सब टाइप, किसी का तो आपने किसी ने तो अनम्यूट किया है, तो म्यूट कर देना प्लीज, सो दैट अदर्स विल नॉट गेट डिस्टर्ब। तो यहाँ पे नेचर ऑफ कंप्लेंट, टाइप ऑफ कंप्लेंट करके हमने एक शो किया आपको कि ये टाइप के कंप्लेंट हमने प्री डिफाइन करके वहाँ पे ऑलरेडी फीड किए हुए हैं। ये सेबी डिफाइंड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स है। सेबी ने सर्कुलर के थ्रू ये ऑल द पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरीज के लिए और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए यूनिफॉर्म नेचर ऑफ कंप्लेंट फॉर्म किए हुए हैं। तो आपको उसमें से कोई कंप्लेंट का नेचर सिलेक्ट करना है, एंड दिस नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आर रिलेटेड टू डिपॉजिटरी। अदर देन दैट अगर आपको कोई कंसर्न है तो वो डिपॉजिटरी रिलेटेड नहीं होगा, तो वो आप यहाँ पे मत लॉन्च कीजिए, क्योंकि हमारा ये ऑब्जर्वेशन है पास्ट डेटा से कि इन्वेस्टर को एनएसडीएल से जवाब मिलता है, इसके लिए इन्वेस्टर अदर देन डिपॉजिटरी रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे लॉन्च करते हैं कंप्लेंट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका केस ब्रोकर के अगेंस्ट है तो आप एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में जाके कंप्लेंट लॉन्च करना। हमारे यहाँ पे आप कंप्लेंट फॉरवर्ड भी करोगे तो हम आपको एक ही रिप्लाई दे सकते हैं कि इसका जो कंसर्न, ये जो आपका कंसर्न है वो स्टॉक एक्सचेंज रिजॉल्व कर सकता है। प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, नेचर ऑफ कंप्लेंट, फिर बाद में आपको अगर लिखना है कुछ कंप्लेंट में तो आप लिख सकते हो प्री टेक्स्ट में। और उसके बाद में ये एड्रेस, ये ऑप्शनल है एड्रेस, क्योंकि सिंस इट इज अ ईमेल कंप्लेंट और वेब कंप्लेंट, ईमेल आईडी इज मैंडेटरी। शायद फिर से किसी का तो हाँ, ओके, थैंक यू। सो यहाँ से आप कंप्लेंट लॉन्च करोगे एनएसडीएल में, तो आपको फाइल कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन उसका हमने इनिशियली 1 MB तक रखा था। अभी सिंस सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी टिल 10 MB, सेबी हैज अलाउड इट टिल 10 MB, हमने भी यूनिफॉर्म बेसिस पे रखने के लिए इनिशियली अभी 3 MB का कर दिया है, क्योंकि डिपॉजिट रिलेटेड कंसर्न जो रहते हैं उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं लगते। ट्रेडिंग रिलेटेड कंप्लेंट के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत सारे लगते हैं, तो इसके लिए सेबी ने स्कोर्स में 10 MB रखा है, लेकिन हमने हमारे यहाँ पे 3 MB तक का फाइल अपलोड लिमिट रखा हुआ है, एंड दैट इज ओनली इन PDF फॉर्म, so that nobody can upload any other type of documents in the NSDL system. So ये कंप्लेंट आप एक बार ये इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद आप कंप्लेंट सबमिट करोगे और वो कंप्लेंट सक्सेसफुली एनएसडीएल में आ जाएगा, और उसके अगेंस्ट में आपको एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा सिस्टम में कि ये आपकी कंप्लेंट सक्सेसफुली एनएसडीएल के पास चली गई है। So you can then track your complaint through our toll-free number, or you can send email to NSDL, and in future we are also providing the similar facility like SEBI scores, that you can online track your complaint through the login. So that provision of login will be coming in few days. So that will be another feature for the investors, another feature for the investor. So this is as far as NSDL is concerned, 3 ways through which you can lodge a complaint. One is contact to NSDL on toll-free number, second is write an email to NSDL, and third is lodge a complaint through online portal. So these are the 3 types of 3 sources where we can approach to the investor, and investor can approach to us. So as far as NSDL investor grievance redressal mechanism is concerned, I have just highlighted you in brief because Manish has already covered the scores in detail, so I will not repeat it again. So if you have any concern related to depository related issues, you can just ask to me, or you can lodge, you can send email to us. Thank you, Yogesh, for that presentation on redressal at NSDL. अभी आप किसी को अगर सवाल करना हो, आप आइदर चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो आप माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। योगेश जी आंसर करेंगे आपके क्वेश्चंस। योगेश जी, मुझे एक और पूछना है आपसे। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। योगेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कार्वी का एक क्लाइंट था। कार्वी ने
पावर ऑफ अटर्नी का मिसयूज करके मेरे शेयर्स ट्रांसफर कर लिए थे। और जब मैं को वापस करने को बोला तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके शेयर्स आईसीआईसी बैंक के पास हैं और वो आपको जब हमको दे देंगे तो हम आपको दे देंगे। अब मुझे जैसा कि न्यूज़पेपर से मुझे समझ में आ रहा है कि आईसीआईसी बैंक ने इसके कार्वी के खिलाफ एक हैदराबाद में कंप्लेंट लॉन्च की जिसमें वो अरेस्ट भी हो गए हैं। अब मेरा क्वेरी आपसे ये है कि अगर मेरे शेयर आईसीआईसी बैंक के पास हैं और आईसीआईसी बैंक शेयर कह रही कि अब हमारे पास नहीं है तो मेरे शेयर्स कहाँ हैं और मुझे क्यों नहीं मिले? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो सर ने, मनीष सर ने आंसर किया, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है आपका। कार्वी ने मैं पावर ऑफ, मुझे आप इस बात के लिए माफ करेंगे, मैं जरा ऑफिस में बिजी था ओके और ओके, शायद टाइम कम। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्वी ने क्या किया हुआ है, कार्वी के एक 99 या 2000 से कार्वी स्टॉक ब्रोकर करके काम कर रहा है। सो हाँ हाँ, वो तो मुझे पूरा केस मालूम है। सो मैंने सारी कंप्लेंट भी करी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को आप पिन पॉइंटेड ये जवाब दे दें कि क्या मुझे वो शेयर्स अब आईसीआईसी बैंक के पास हैं या नहीं है, क्योंकि आप एनएसडीएल हमारे ट्रस्टी थे, आपने ही शेयर वहां से निकाले हैं, आपके सिस्टम से गए हुए हैं, तो आप शेयर को टेस्ट भी कर सकते हैं और मुझे वापस भी दे सकते हैं। तो विल बी सिंपल फॉर यू, है ना? हाँ सर, यही मैं बताना चाहता हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये जो पब्लिक का परसेप्शन है कि एनएसडीएल के कस्टडी में शेयर्स है, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, एनएसडीएल इज ओनली रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर तो अकाउंट होल्डर रहता है। आपका जो कंसर्न है कि शेयर ट्रांसफर हो गए, कार्वी के पास चले गए और कार्वी ने उसको प्लेज किए आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में, एनबीएफसी करके और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनके फेवर में प्लेज किए। और आज के डेट में वो शेयर्स प्लेज स्टेटस में है या फिर आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में चले गए प्लेज इनवोकेशन के बाद, और उसके ऊपर सपोज सस्पेंशन है कोर्ट का, हाई कोर्ट का या सेबी अथॉरिटी का, तो वो शेयर जब तक ये कोर्ट केस खत्म नहीं होता तब तक वो शेयर स्टेटस को ही में रहेंगे, वो किसी को नहीं नहीं, मिलेंगे। मुझे ये बताइए, ये ठीक है वो मैंने बहुत सारी अखबारों में चीजें पढ़ी हैं। मैंने आपके यहाँ भी कंप्लेंट करी है, स्कोर में भी करी है, एनएससी के प्लेटफॉर्म में भी करी है, लोग जवाब ही नहीं देते। नहीं वही मुझे सर, समझ मैं वही आप बोल रहा हूँ पाते कि नहीं है कि नहीं, आपके यहाँ के लोग समझ में आते? कंप्लेंट आप बोलते जरूर हो सबके बीच में कि हम आप कंप्लेंट करो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मैंने इतनी कंप्लेंट करी है, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक में करी है, कोई जवाब नहीं देना चाहता। नहीं, मैं सर आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने ये सिंपल कंप्लेंट आप जो बता रहे ना, इस कंप्लेंट का मैं आंसर यही बता रहा हूँ। ये कंप्लेंट जब तक ये कोर्ट में लिटिगेशन चालू है तब तक कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता, वो नहीं स्टेटस को। नहीं, देखिए मैं योगेश, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा इशू रिजॉल्व करें, आप कर नहीं पाए, कई कारणों से नहीं हो पाता है, लेकिन आप मुझे कम से कम ये एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दें कि आपके जो शेयर्स हैं यहाँ पड़े हुए हैं, लिटिगेशन में हैं, और ये केस नंबर ये है और ये लिटिगेशन सॉल्व होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर मान सर आप लीजिए मेरा आपका जो आप हमारा ईमेल आईडी जो वहाँ पे लिखा है वो फिर से नोट कीजिए, और इस टाइम आपने पे जो ईमेल आपको आईडी दी है क्वेश्चन। ना, वो हाँ, आपकी पूरी वेबसाइट में है, मेरी सारी कंप्लेंट्स मेरा आपके ईमेल आईडी भी लिख लीजिए सर आप अभी। मैं आपको बता रहा आप हूँ, एक काम हाँ योगेश हाँ, L@nstl.co.in। एक मिनट पे मैं कागज पेन ले लूँ। आप फिर से बोलिए जरा। हाँ बोलिए। योगेश योगेश L@nstl.co.in। योगेश एल हैं हाँ, एट दी मुझे रेट भी हाँ, @nstl.co.in सेम ईमेल आईडी है लास्ट में। हाँ। अच्छा, आप इसमें आप सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि मैंने स्कोर में कंप्लेंट करी, स्कोर में उन्होंने कहा कि एनएसडी पहले एनएससी में करो, एनएससी में कर चुका था, मैंने उनको स्कोर में करी, स्कोर ने फिर मैंने को एनएससी में वापस कर दिया। एनएससी वाले कहते हैं कि आपका केस अभी ओपन है, कुछ उसका सोल्यूशन नहीं निकला है। जब यहाँ स्कोर में पूछूं उनके हेल्पलाइन पे तो वो कहते हैं कि अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ। उनकी एक इंदौर में ब्रांच है, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, मैं इंदौर में बात करता हूँ, तो वहाँ पे जो सेबी का जो आदमी है वो कहता है, कहने साहब मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अब आप ये बताइए कि ये कहाँ की तो वाली बात है कि एक केस जो है इंदौर ट्रांसफर कर दें, इंदौर इंदौर में जो लोग आपके पोस्टेड है वो कुछ जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है ना। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्थिति हो, अगर आप केस अगर मान लो बैंक के पास है कहीं पे, आप मुझे उसका डिटेल तो दीजिए। हो सकता है कि मैं अपने बॉम्बे में किसी से बोलूं तो वो मेरे बिहाफ में नहीं केस। सर, नहीं सर, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो एक्सपेक्टेड आंसर है ना वो आपको नहीं मिल रहा है इस एंटिटी से। मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दिया, आपके आपके डिमैट अकाउंट से शेयर
नहीं देखिए, मैं तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मुझे तो लगता है कि कार्वी के लोग मुझे ज्यादा रिस्पांस देते थे बजाय ये रेगुलेटर को ही देने के, है ना। नहीं बहुत ही अफसोस की बात है कि कार्वी में जब भी लिखता था, अब वो जवाब नहीं दे रहे, बात चला कि जेल में चले गए हैं, लेकिन जब तक वो जेल में नहीं गए थे तब तक जब भी मैं उन्हें लिखता था दे एटलीस्ट रिप्लाइड, है ना। हाँ भले कोई झूठ बोलते हो सच बोलते हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन दे रिप्लाइड। बट एनएससी, सेबी है या एनएसडीएल कोई रिप्लाई नहीं देता, दे डोंट केयर, नहीं मतलब नहीं वेरी। सर, हाँ, सर तो आपने ही अभी कहा कि अगर एनएसटी अगर एनएस अगर नहीं नहीं अगर एनएससी ने आपको रिप्लाई दे दिया था कि आपका केस अभी तक कोर्ट में है, तब तक नहीं ये नहीं, एनएससी ने कोई रिप्लाई नहीं देखे। एनएससी वाज अनदर फ्रॉड। मैं आपको नहीं नहीं बताता हूँ एनएससी ने क्या किया। सर आपने एनएससी ही बोला ना, स्कोर्स में कंप्लेंट लॉन्च की थी, उन्होंने एनएससी को फॉरवर्ड की और एनएससी ने आपको देखिए जवाब क्या हुआ, नहीं मैं बताता हूँ। मैंने जब एनएससी में कंप्लेंट 4 बार लॉन्च करी, एनएससी ने 1 साल तो उसको रिजोल्यूशन करने में लगाया। फाइनली उन्होंने कहा कि हम आपको केस डिफॉल्ट कमेटी में भेज दें। डिफॉल्ट कमेटी में उन्होंने भेजा नहीं, और मेरे को खुद ही लॉन्च करनी पड़ी। फिर उन्होंने क्या किया, पहली बार तो डिफॉल्ट कमीशन वहां पे गई, मैंने जब क्लेम लॉस किया तो उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया। फिर अपने आप ही उन्होंने क्या किया कि उसको रिव्यू में ले लिया। मैंने रिव्यू के लिए फाइल नहीं किया। फिर जो कुछ जितना अमाउंट था उससे 1/4 अमाउंट जो सेटल कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, कार्वी ने कभी नहीं कहा कि आपके शेयर में हमारे पास नहीं है, हमारे पास या आपको सेटल करना है। एनएससी क्या कहती है कि आपने जो शेयर दिए थे उसमें 1/4 हम आपको देंगे। मतलब एनएससी, मतलब मुझे लगता है कि जैसे ये सब ब्रोकर जो कर रहे हैं, मुझे अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि इसमें एनएससी के लोग मिले हुए हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट डू। अच्छा मुझे आप योगेश ये बताइए कि इतना बड़ा कार्वी ने कांड किया, क्या रेगुलेटर ने अपने यहाँ किसी को पनिश किया? क्या एनएससी में कोई पनिश हुआ? क्या एनएसडीएल में कोई पनिश हुआ? नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप जो ये बोल रहे हो ना कि एनएसटीएल और एनएससी ये दो अलग अलग एंटिटी है, और ये जो फ्रॉड जो हुआ है ना, ये हाँ एनएसडीएल एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कार्वी का फ्रॉड नहीं हुआ है, एनएससी के ब्रोकर थे वो, और एनएससी बीएससी की तो ब्रोकर एज ए ब्रोकिंग देखिए, एंटिटी। यू मैंने कैन आपको नॉट, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एनएससी के ब्रोकर थे, एज ए ब्रोकर उन्होंने डिफॉल्ट किया। लेकिन यस एनएसडीएल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि एनएसडीएल ने उनके पावर ऑफ अटर्नी को क्यों मिसयूज करने दिया? नहीं 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 सर, वही मैं बोल रहा हूँ, आपको फिर से गलत फहमी है, हमने किसी को मिसयूज करने दिया नहीं है। आप क्या हाँ, बोल रहे हो मालूम है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ अभी। आपने खुद ने आपके घर की चाबी किसी दूसरे को दे दी है, और आप बोल रहे हो कि किसी को वॉच रखने के लिए आपने बताया था कि मेरे घर के सामने वॉच रख। अगेन अगेन नहीं अगेन, नहीं आप सर, मैं आप आपको आप देखिए, मैं ब्रोकर पे भरोसा नहीं कर रहा था, मुझे रेगुलेटर पे भरोसा था, मुझे नहीं नहीं एनएसडीएल। रेगुलेटर के पर, लेकिन सर आपने पावर ऑफ अटर्नी दी थी, किसी ने आपको जबरदस्ती, हम इसके पावर लिए तो ऑफ ये अटर्नी मैंने इन्वेस्टर काहे के लिए दी एजुकेशन थी? प्रोग्राम, इन्वेस्टर आप ये एजुकेशन आप ये प्रोग्राम का पर्पज ही है ना सर, कि आपको अवेयर करे कि आप पावर ऑफ अटर्नी किसको दे रहे हो, ये आपको पता वो होना तो चाहिए ना सर। पावर ऑफ अटर्नी के लिए, क्योंकि आपने ब्रोकर को या एनएससी ने या सेबी ने ब्रोकर को ऑथराइज किया हुआ है कि आप पावर ऑफ अटर्नी दे लो। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर पावर ऑफ अटर्नी मैंने दी थी तो आपने उसको विड्रॉ क्यों कर लिया फिर बाद में? नहीं नहीं, हमने किसी को कुछ विड्रॉ नहीं किया सर ये केस में, ये ये आपको तो फिर दो बातें हो गई ना, कि जब फ्रॉड हो गया तो नहीं नहीं आपने सर उसको आप किया, नहीं नहीं, और जब आपको फिर से दूसरी बता बार। रहा हूँ कि एनएसडीएल ने किसी की पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द रद्द नहीं की है। आप जो भी ये क्वेश्चन बोल रहे हो ना एनएसडीएल के, अभी मुझे पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनको पूछने चाहिए, उन्होंने उनका अरे तो लाइसेंस। तो मैं बता रहा हूँ कि वहां पे कोई पनिश होता Sir, नहीं। I would request हाँ maybe Yogesh, you can हाँ directly speak to Mr. Anil Kumar offline ओके ओके because मैम, there are थैंक other entities, there are other investors यू also who are मैम। there on this program. I राइट। will tell you, thank you for the interruption. I will राइट tell you, nobody will contact me later on. You are सर। saying No, I am Yogesh will saying contact me. Yogesh will I contact can, you. assure- We'll I give can you a assure number, he you. will contact No, no, you because Mr. sir, Anil Kumar, I don't know what Hello. your interaction with others, but you Uh, can expect call NSC, from me. If yes, you share your so mobile many number, we'll people in definitely SC call you. every time say we will contact you. Nobody reply me. Nobody No, reply me from SEBI side. Nobody on NSC side. They are just taking right investor for a ride. no, sir, एक I लास्ट think क्वेश्चन you, योगेश जी, वेरी सॉरी अगर मेरी बात। नहीं नहीं, we don't, you don't need to apologize first of all. अगर आपको कैंडिला ने जैसे बोला कि आप मुझे ऑफलाइन कनेक्ट कीजिए या फिर आपका नंबर दीजिए, we will definitely discuss this and अच्छा, I will try to आपका elaborate you. नंबर भी, हाँ हाँ, आपका नंबर योगेश जी मुझे दीजिए। मैं हाँ ईमेल मैं आईडी तो मैंने आपको नोट कर, आप नाइन नंबर एट दीजिए मुझे अपना। 9833 9833 292035।
292035। आई हाँ एम शेयरिंग इट इन ये द चैट बॉक्स एज वेल। अच्छा अच्छा, आप इस पे व्हाट्सएप पे भी हैं? सर आप मुझे मोबाइल पे कॉल तो कीजिए, अदरवाइज आई विल कनेक्ट यू, डोंट वरी। व्हाट्सएप पे चैट करने की भी जरूरत नहीं Okay, है। okay, okay. One more assurance from one more authority. I will see if it is of any help to me. है या ना? या Thank नो you. Yeah, नो Thank thank you you. again for I think taking. there are हेलो no more questions हेलो in the chat. Yes, sir. हेलो। नहीं नहीं मैडम एक मिनट जो हेलो हाँ, हेलो बोलिए हाँ जी बोलिए मैडम, बोलिए। ये जो मैंने अभी मनीष जी से बात करी, तो ये मैं जो कंप्लेंट करूंगा जो सीरियसली में मेरे से वाइफ के किस कोर्स पे? सर्टिफिकेट है, हेलो स्कोर सर्टिफिकेट है, वो एसबीआई कैब के पास थे। एसबीआई कैब ने जैसे के फनटेक को भेजे हुए हैं, उन्होंने भेजे नहीं, पर जो सर एसबीआई के मनीष स्टेटमेंट है। सर ने आपको ऑलरेडी बताए हैं नहीं कि नहीं अगर वो कंप्लेंट आपने स्कोर्स पे कभी कंप्लेंट नहीं किया है, तो अगर आप, मैं बोलती हूँ ना आपको, ये स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना कंप्लेंट रेज करेंगे ना, तो उसका बराबर से ट्रैकिंग होगा। इट इज नहीं डिपॉजिट नहीं नहीं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट में जैसे एसबीआई के उसमें करूंगा ना पूरी कंप्लेंट। ना, यू पुट इट ऑन स्कोर्स बिकॉज सिक्योर, ये सेबी जो है पूरे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, वो सबको अच्छा देखेगा। सबको देखे तो बराबर। नहीं नहीं वो इसीलिए आप स्कोर्स पे लिखे। इसीलिए मनीष जी ने भी आपको बोला था कि आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे आपने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी, तो नहीं आप लिखिए। वो स्कोर्स प्लेटफॉर्म इज मेंट फॉर इन्वेस्टर्स हु आर हैविंग अ ग्रीवेंस विद अ ब्रोकर, विद अ डीपी, विद अ बैंक, विद अ स्टॉक एक्सचेंज, whoever is there in the capital market, because SEBI is the regulator and SEBI will handle this case. So पर उन्होंने और नहीं नहीं उन्होंने आपके जो क्वेरी है उसको ट्रैक भी किया जाएगा। तो द बेस्ट इज टू पुट इट ऑन स्कोर्स, तो आप स्कोर में स्कोर्स में डालिए। पर वो कह रहे थे पहले एसबीआई में करो, एसबीआई की जो लेटर है वो सारे सबमिट करो, वो मेरे पास सारे लेटर उसमें कर दूँ, स्कोर में कर दूँ सीधा मैंने यस यस, कर एसबीआई। अच्छा दीजिए अच्छा, आप। ओके या ओके तो एसबीआई वो के। ट्रैक कर पाएंगे आपको हाँ जी हाँ और जी आपके कंप्लेंट को। तो I think ठीक है। that there are a lot of people who have हाँ already जी हाँ left, जी ठीक है। so I don't think so चलो there will be any more. If there are questions और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके मन में currently वो question नहीं आ रहा है, लेकिन हम्म, अगर आए तो आप हमारे एक आईडी पे लिखे जो ग्रीवेंस है आपका, relations@nsdl.co.in. Yukesh, if you can just type that on chat. या एक आईडी है आई जो ग्रीवियंसेस रिलेटेड है, तो इस आईडी पे अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी ग्रीवियंस है, इस आईडी पे आप लिखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमें याद आता है कि मैंने ये सवाल पूछना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो ईमेल आईडी है रिलेशंस, ये देखिए आपके चैट बॉक्स में ऑलरेडी आया है, सो यू कैन राइट टू relations@nsdl.co.in. I think there are, in case there are questions, we will answer. We come to the end. इस प्रोग्राम में आप सबने टाइम लेके ज्वाइन किया है और इंटरेस्ट भी लिया है सवाल पूछने का। आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू for joining a webinar on a Tuesday evening, and I hope you will join further programs which are organized by NSDL. बहुत सारे programs arrange करते हैं, तो आपके बिना ये प्रोग्राम भी नहीं हो सकता। So thank you for being मैडम a part of this program. थैंक्स फॉर यू मैडम, व्हाट इज योर गुड नेम प्लीज? Candelina. अच्छा कैंडल, ओके थैंक्स So सो thank you, Yogesh sir, थैंक for यू being थैंक a यू part of थैंक यू this योगेश जी, program. थैंक Thank यू you, योगेश everyone. जी। I थैंक यू end this program. थैंक्स।